नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 5 जुलाई 2022। आज हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रश्न हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आ रहा है, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने कई सारी डिजिटल पहलों का उद्घाटन किया हुआ है। उसी के विवरण के संबंध में आपके सामने 3 कथन दे रखे हैं। वीडियो को पॉज करके इनको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। पहला लिखा हुआ है कि डिजिटल इंडिया भाषिणी भारतीय भाषाओं के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा प्रौद्योगिकी समाधान है। डिजिटल इंडिया जेनेसिस भारत के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए नेशनल डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। मेरी पहचान एकल नागरिक लॉगिन के लिए एकल राष्ट्रीय साइन ऑन प्लेटफॉर्म है। ये 3 कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि ये तीनों कथन में से कौन कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। तो देखिए, सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूं, आपने ये प्रश्न का उत्तर निकाल लिया होगा खुद से। अब मैं आपको बताता हूं भाषिणी जो प्लेटफॉर्म है। अब देखिए हुआ क्या, आपको पता होना चाहिए कि गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह मनाया गया। ठीक है, इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री ने करा। तो उसकी थीम याद रखिएगा, यह भी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। तो यहां पर कई सारी जो योजनाएं थी उनका उद्घाटन करा गया। उसमें से एक योजना थी भाषिणी योजना। भाषिणी का मतलब क्या होता है? भाषिणी, जैसा कि भाषा से तात्पर्य यहां पर निकल के आ रहा है, इसमें यूज करा जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक, वो कोई भी भाषा बोलता है, वो अपनी भाषा का इस्तेमाल करके अपने आइडिया को बता सकता है। वो डिजिटल की जो भी सर्विसेज होती हैं, डिजिटली जो सर्विस होती हैं, वो सारी उसकी भाषाओं में उपलब्ध होंगी ताकि वो उन सर्विसेज का अच्छी तरीके से यूज कर सके। ये केवल इसीलिए करा जा रहा है ताकि भारत को एक डिजिटल समावेशन के पथ पर अग्रसर करा जा सके। डिजिटल समावेशन तभी पॉसिबल है जब भारत का हर एक नागरिक, फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी भाषा बोलता है, वो भारत के किस क्षेत्र में रहता है, वो जब भारत में इंटरनेट का यूज करने लग जाएगा, डिजिटल सेवाओं का यूज करने लग जाएगा, जिसमें भाषा जो है उसके मार्ग में बाधा नहीं बननी चाहिए। ये जो भाषिणी है, ये इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म उसको प्रदान करेगा। ठीक है। दूसरा यहां पर लिखा हुआ था जेनेसिस। ये क्या है? ये भारत के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में स्थापित करा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को ये प्रोत्साहित करेगा। अब देखिए डीप टेक स्टार्टअप क्या होते हैं। डीप टेक वर्ड यहां पर आ रहा है, इसके नाम से ही इसका अर्थ निकालिए। डीप का मतलब होता है गहरा और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीकी, यानी गहरी तकनीकी। गहरी तकनीक का मतलब यहां पर यह है कि ऐसी तकनीक जहां पर हमें बहुत ज्यादा साइंस की, बहुत ज्यादा कंप्यूटर नॉलेज की आवश्यकता होती है, ऐसे जो स्टार्टअप्स होते हैं उसके लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है। इसके लिए 750 करोड़ रुपए जो हैं वो फंडिंग की व्यवस्था भारतीय सरकार ने कर रखी है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे डीप टेक की मैं बात करूं, एआई के ऊपर किसी को रिसर्च करना है, या फिर वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता है, वर्चुअल रियलिटी के ऊपर अपना कोई स्टार्टअप करना चाहता है, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के ऊपर कुछ करना चाहता है, तो इस टाइप के जो स्टार्टअप होते हैं जहां बहुत ज्यादा गहन तकनीक की आवश्यकता होती है, उनको हम लोग डीप टेक स्टार्टअप बोलते हैं। मेरी पहचान, जैसा नाम से ही आप इसका अर्थ निकालो, इसमें क्या होगा। अब जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट पे, रेलवे का टिकट बुक कराना है, अपना आधार जो है वो उसके बारे में कोई शिकायत दर्ज करानी है, या फोन का बिल देना है, बैंकिंग की बहुत सारी सेवाएं यूज करनी है, सरकारी बैंकों की, तो उनके लिए क्या होगा, हमारी जो एक कॉमन सूचनाएं होती है, हमारा नाम, फोटो, हमारी आईडी, हमारा एड्रेस, हमारा आधार कार्ड नंबर, तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट सूचनाएं होती हैं जो हर जगह हमको मतलब एंटर करानी होती है, तो इसको आप क्या करोगे ना, मेरी पहचान जो है ये क्या करेगी, ये ऐसी कुछ सूचनाओं का एक डेटाबेस बना लेगी। मान लो कोई व्यक्ति एक्स है, तो एक्स के बारे में जो ये निजी सूचनाएं उसकी, उसको एक जगह पर एकत्र कर लेगी। अब उसको जो भी सरकारी योजनाएं या सरकारी जो सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, उसका यूज करना है, तो ये सूचनाएं हमेशा वो साझा करता जाएगा। वो जो मेरी पहचान जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू उसको बार बार इसको एंटर करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे क्या होगा, समय की बहुत ज्यादा बचत होगी। ठीक है, तो एक बार उसने निजी सूचना अपनी एक पोर्टल में सेव कर दी, इस पोर्टल के थ्रू क्या होगा, वो हर जगह एक्सेस कर ली जाएगी, बैंकों द्वारा, रेलवे द्वारा, कई सारे प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो यहां पर जो तीनों कथन थे वो तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1, 2 और 3। ये मैंने आपको एक जानकारी दी। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल, तो ये क्या है, ये जैसे यूपीआई होता है, डिजी लॉकर होता है, ठीक है, तो इस टाइप का ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस बनाया जाएगा जहां पर भारत की जो फ्लैगशिप, जो बहुत ज्यादा मतलब जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट परियोजनाएं, उनके बारे में यहां पर जानकारी मिलेगी, प्लस बहुत सारा डेटाबेस यहां पर मिलेगा। ठीक है, जो यहां पर माई स्कीम है, ये इसलिए बनाई गई है कि मान लीजिए कोई यूजर एक्स है, ठीक है, कोई एक उपयोगकर्ता एक्स है, अब ये क्या करना चाहता है, ये चाहता है कि इसके
इसके लिए गवर्नमेंट की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका लाभ ये पर्टिकुलर एक्स व्यक्ति उठा सकता है या पर्टिकुलर वाई व्यक्ति उठा सकता है। तो अपने बारे में जो जो योजनाएं, अब इसका एक होगा कि इसकी वार्षिक आय कितनी है। तो मान लीजिए सरकार ने कोई योजना बना रखी है कि जिनकी वार्षिक आय या मासिक आय इससे कम होती, तो वो इस योजना के लाभार्थी हैं। तो ये जितने लाभार्थी होते हैं ये पता लगा सकते हैं माई स्कीम पे जाके कि मेरे लिए कौन सी योजना सरकार ने बनाई है। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न, लिथियम भंडार की यहां पर बात कर रहे हैं और लिथियम के उत्पादन की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए चर्चा में क्यों आया, ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, हमारे और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समझौता हुआ है। समझौता जो है ये 3 वर्ष तक का समझौता है। इस समझौते में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि बहुत ज्यादा खनिज जो है वो बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमने क्या करा है, 5.8 मिलियन डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से यहां पर यूएस डॉलर मत कर दीजिएगा, ये चीज याद रखिएगा। 5.8 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की डील हुई है। 3 वर्ष तक जो ऑस्ट्रेलिया है वो इंडिया को बहुत सारे जो खनिज हैं उनकी सप्लाई करेगा। अब उस खनिज का यूज, जैसे उसमें आ गया ये जो बैटरी है, बैटरी के लिए जो लिथियम यूज होता है, इसका भी जो आयात है वो हम ऑस्ट्रेलिया से करेंगे। उसका यूज हम कर सकते हैं मोबाइल में, कंप्यूटर में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो इन सब जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आई। अब देखिए लिथियम भंडार जो है उसके संदर्भ में यहां पर कथन दे रखे हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको करने की कोशिश करिए। बोल रहे हैं कि अफ्रीका में लिथियम त्रिकोण यानी कि लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। वर्तमान में चीन दुनिया का अग्रणी लिथियम उत्पादक है। भारत विश्व में कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये 3 कथन आपके सामने हैं। अब देखिए मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। सबसे पहले लिथियम त्रिकोण की बात हो रही, तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण अमेरिका में जब आप जाएंगे तो दक्षिण अमेरिका में आपको लिथियम त्रिकोण जो है वो मिलेगा। यहां पर बोला जा रहा है अफ्रीका में, तो अफ्रीका में ये लिथियम त्रिकोण नहीं है। ये कहां पर मिलेगा आपको, दक्षिण अमेरिका में। कौन कौन से राज्य इसको बनाते हैं, एक तो चिली हो गया, दूसरा बोल्विया हो गया और तीसरा अर्जेंटीना। इसको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। तो ये अफ्रीका की जगह कहां पर मिलेगा, दक्षिण अमेरिका में। वर्तमान में चीन दुनिया का अग्रणी लिथियम उत्पादक देश है, ये गलत हो जाएगा। सबसे उत्पादक की बात करेंगे तो वो उत्पादक देश कौन सा है, वो उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। अब देखिए इसको पे कंफ्यूज मत करिएगा, यहां पर उत्पादक की बात हो रही है, यहां पर रिजर्व की बात नहीं हो रही है। ठीक है, रिजर्व अलग चीज होती है, उत्पादक का मतलब है प्रोडक्शन। ठीक है, रिजर्व कहां पर मिलेगा, तो रिजर्व सबसे ज्यादा चिली में है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर अर्जेंटीना आता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर उत्पादक देश की बात हो रही है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है अभी की डेट में। भारत विश्व में कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह भी गलत हो जाएगा। अगर कोबाल्ट की बात करेंगे तो एक अफ्रीकन देश है, आपने इसका नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो यहां पर सबसे ज्यादा कोबाल्ट जो है इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहां पर तीनों ही कथन गलत हो जाएंगे। तो हमसे सही कथन पूछे गए थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए संगम साहित्य से संबंधित है। 4 यहां पर शब्द दे रखे हैं, कुरिंज, मुलई, मरुथम, नीथल और पलई। इन शब्दों का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है, ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से इसको लगा लीजिए। अब मैं बताता हूं ये न्यूज चर्चा में क्यों आई। ये न्यूज चर्चा में इसलिए आई कि यहां पर आपको पता है कि नई दिल्ली में हमारा नया प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, जिसपे हमारी नया संसद भवन बनाया जाएगा। चलिए आज का मेरा प्रश्न आपसे ये है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो इस पार्लियामेंट की साइट के लिए क्या करा गया, तमिलनाडु से कई सारे मिट्टियों के सैंपल मंगाए गए। ठीक है, ताकि हम इस मिट्टी को यहां पर यूज कर सकें। यह भी एक देश में विविधता में एकता वाली बात को इसमें आप जोड़ सकते हैं, है ना। या देश में जो हमारे देश के जो दक्षिण भारत की बात करें तो वहां का सबसे पुराना साहित्य संगम साहित्य है, तो उससे भी इसको जोड़ के आप देख सकते हैं। तो यहां पर जो मैंने 4 शब्द आपको बताए हैं, ये 4 शब्द इसी चीज से संबंधित हैं। अब देखिए ये 4 शब्दों का मतलब क्या होता है, तो बहुत सरल शब्दों में आपको बताऊंगा। कुरिंज वर्ड होता है, इसका मतलब होता है जैसे पहाड़ की बात करते हैं या ढलान की बात करते हैं, तो अब पहाड़ और ढलान पे जो मृदा पाई जाती है उसको संगम साहित्य में कुरिंज बोलते हैं। तो इस कुरिंज तिनई जो वर्ड है, तो ये जो पहाड़ और ढलान दक्षिण भारत में है वहां की मृदा लाई गई है। अब इसमें कौन से पहाड़ चूज करे गए, जैसे नीलगिरी बात करी जाए, पलानी की पहाड़ियां, बहुत फेमस पहाड़ियां, आपने नाम सुना होगा, कोल्ली पहाड़ियां हैं, यरकौड है, कोटरलम है। तो ये सारी पहाड़ियों से मट्टी लाई जाएगी
मृदा लाई जाएगी और यहाँ संसद भवन में उस मृदा का उपयोग होगा। दूसरी बात करेंगे, जो यहाँ पर मुलई शब्द आया है, तो मुलई का मतलब होता है, अब देखिए ये एक तरफ पहाड़ हो गए, अब एक तरफ लिए जाएंगे घास के मैदान जहां पर घास होती है, तो मुलई का मतलब होता है घास के मैदान। और ये घास के मैदान कहां से लिए जाएंगे? जो कोयंबटूर है, सेलम है, तिरुनेलवेली है, कृष्णागिरी है, कन्याकुमारी जिलों में पूर्वी और पश्चिमी घाट की जो तलहटी है वहां से जो मिट्टी है उसको भी लाया जाएगा और उसको बोला गया है मुलई, और यहां पर हमारे संसद भवन में उसका उपयोग किया जाएगा। तीसरा था मरुथम, या कई बार मरुधाम भी इसको बोलते हैं। तो अब बात हो गई घास के मैदानों की, पहाड़ों की, तो अब बचे क्या हैं? अब यहां पर बचे हैं मैदान, घाटियां और जो कृषि की भूमियां होती हैं। जंगल यहां पर कवर हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, जंगल को मुलई बोला गया है। तो कौन कौन सी घाटी हैं? तंजावुर, कोयंबटूर, सेलम, तिरुनेलवेली, कृष्णागिरी। तो यहां से जो मिट्टी लाई जाएगी उसको क्या बोल रहे हैं? उसको मरुथम या मरुधाम बोल रहे हैं। नीथल की जब बात करते हैं तो नीथल का सीधा सा मतलब होता है, ऐसे याद रख लो, यहां पे थल लिखा हुआ है तो जल कर लो, जल थल, तो ऐसे याद हो जाएगा। जैसे नी से नीर, नीर माने भी पानी हो जाता है, तो नीथल जल मतलब हो गया समुद्र हो गए, या जो समुद्र तट हो गया, या उसका जो कोस्टल एरिया हो गया, वहां से जो मिट्टी लाई जाएगी उसको क्या बोल रहे हैं? नीथल बोल रहे हैं। वो कहां से? नागापट्टिनम, थुडुकुडी या कन्याकुमारी जिले जो हैं वहां से इनके नमूने इकट्ठा करे जाएंगे। लास्ट में जो आपका ये पलाई आ रहा है, तो पलाई का मतलब क्या होता है? पलाई का मतलब होता है, अब देखिए सारी चीजें यहां कवर हो गई, समुद्र भी कवर हो गया, पहाड़ भी कवर हो गए, घास के मैदान, जंगल कवर हो गए, समतल मैदान कवर हो गए। अब बचे क्या है? रेगिस्तान या बंजर भूमि। तो रेगिस्तान या बंजर भूमि को क्या बोलते हैं? पलाई बोलते हैं। तो वो हो गया थुड्डगडी, शिवगंगा, विरधुनगर। तो इन सारे जिलों से पलाई जो है मिट्टी लाई जाएगी। तो ये 4-5 जो मिट्टियां हैं इनके नाम ध्यान रखिएगा, उसका अर्थ मैंने आपको सरल शब्दों में बता दिया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा जा सकता है। तो अब आते हैं अपने प्रश्न पे वापस। तो जाहिर सी बात है, आपको पता चल गया होगा कि इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, जो पारिस्थितिकी क्षेत्र है, यानी कि कई सारे यहां पर पर्वत के पारिस्थितिक क्षेत्र, जल के, है ना, घास के मैदान हो गए, या जंगल की बात करें या मरुस्थल की बात करें, तो कई सारे पारिस्थितिक क्षेत्र यहां कवर हो जाएंगे। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ए। चौथे प्रश्न पे देखते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित पूछा गया है, विंडफॉल टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। इसमें सही कथन का पता लगाना है। विंडफॉल टैक्स कुछ उद्योग कंपनियों के खिलाफ सरकारों द्वारा लगाए जाने वाला कर है, जब आर्थिक परिस्थितियां उन उद्योग कंपनियों को औसत से अधिक लाभ का अनुभव करने देती हैं। दूसरा कथन है, हाल ही में भारत की केंद्र सरकार ने घरेलू तेल उत्पादकों और रिफाइनरियों पर विंडफॉल टैक्स लगाया है। दोनों कथनों में से सही कथन का पता लगाना है। देखिए, विंडफॉल टैक्स जो है चर्चा में इसीलिए आया क्योंकि भारत सरकार ने क्या करा था कि अभी पेट्रोल पे और डीजल पे दोनों पे विंडफॉल टैक्स लगाया। अगर बात करें कितनी लगाए गए हैं, तो पेट्रोल पे बात करी जाएगी तो 6 रुपए पर लीटर के हिसाब से, और डीजल पे 13 रुपीस पर लीटर के हिसाब से विंडफॉल टैक्स लगाया है। अब देखिए विंडफॉल टैक्स होता क्या है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, जब क्या होता है, हमारे प्यारे भारत की बात करें, यहाँ पे कृष्णा गोदावरी बेसिन है, ठीक है, केजी बेसिन जिसको बोलते हैं, बहुत सारा तो क्रूड ऑयल समझते हैं सब लोग। क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल। ये कच्चा तेल जो है भारत जो है वो आयात करता है। जब भारत में ये कच्चा तेल आयात हो जाता है तो भारत में जो रिफाइनरीज बनी हुई हैं, ठीक है, इन किसी चीज को रिफाइन करना, इसीलिए इसका नाम रिफाइनरी है। इस कच्चे तेल को इस रिफाइनरी में रखा जाता है, इन्हीं रिफाइनरीज में कच्चा तेल आता है और वहां से इसको शोधित करके इससे पेट्रोल, डीजल और अन्य सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो हम लोग कच्चा तेल बाहर से लेते हैं। अब कुछ कच्चा तेल जो है ये भारत स्वयं उत्पादित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं लिखता जाता हूं यहां पे, स्वयं उत्पादित कच्चा तेल, ठीक है। जैसे केजी बेसिन हो गया, ठीक है, तो यहां से जो भी कंपनी, जैसे रिलायंस की कंपनी की बात करें या ओएनजीसी की बात करें, तो ये सब कंपनियां जब कच्चा तेल स्वयं उत्पादित करती हैं और यहां से जब भारत उस तेल को निर्यात करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर उत्पादित वस्तुओं का निर्यात होता है, तो उस निर्यात पे कौन सा टैक्स लगता है? विंडफॉल टैक्स, ठीक है, विंडफॉल टैक्स। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए ये केजी बेसिन जो है, यहां पर जो कच्चा तेल है वो निकाला गया। अब इसी कच्चे तेल को इंडियन ऑयल को बेचा गया। तो अब मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां पर 100 रुपए बैरल के हिसाब से जो कच्चा तेल है वो मिलता है, परंतु यहां पे जो खर्चा आता है वो मान लीजिए इनका 70 रुपीस का बैरल का खर्चा आता है, परंतु फिर भी ये 70 रुपए का ये तेल अपने भारत में अंदर नहीं बेचेंगे। ये लोग क्या करते हैं, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इस अंतरराष्ट्रीय कीमत को ही फॉलो करते हैं। तुम भाई भारत में ही उत्पादित कर रहे हो तो कम से कम यहां सस्ता बेचो, परंतु ये कंपनियां ऐसा नहीं करेंगी। घरेलू कंपनियां ये क्या करेंगी, ये जब घरेलू किसी ग्राहक को ये तेल बेचेंगी तो उसी कीमत पे बेचेंगी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चल रही है। तो देखिए यहां पर 30 रुपए का सूखा सूखा मुनाफा इनको हो रहा है, ठीक है। तो ये जब अप्रत्याशित मुनाफा हो जाता है, जो यहां पर लाइन लिखी हुई है अधिक लाभ, तो सरकार को ये पता चलता है कि भाई इतना लाभ ये लोग कमा रहे हैं। जब इतना लाभ ये कमाते हैं तब सरकार
सरकार क्या करती है, विंडफॉल टैक्स लगाती है। वही विंडफॉल टैक्स यहां पर लगाया गया है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पहला वाला कथन भी यहां पर सत्य हो जाएगा, दूसरा वाला मैंने आपको बता ही दिया, तो यहां पर दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी 1 और 2। चलिए, प्रारंभिक परीक्षा 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। अशोक के पत्थर की बात करी जा रही है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रांडेय अशोक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रांडेय अशोक यानी कि राजा अशोक का उल्लेख है। 4 ऑप्शंस हैं, पॉज करके जल्दी से इसको लगाइए, तब तक मैं आपको बताता हूं कि ये जो स्थल इनमें से चारों में है वो आपको कर्नाटका में मिलेगा। कर्नाटका में यहां पर एक बहुत बड़ा स्तूप भी मिला है, बौद्ध स्तूप। इससे पता चलता है कि यहां पर बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था। इसका उत्तर है ए, कंगनहल्ली। कंगनहल्ली कहां पड़ता है, कर्नाटका में, और ये फेमस ही इसी के लिए है क्योंकि यहां पे राणेय अशोक नामक एक शिलालेख मिला है। उसमें अशोक की एक मूर्ति भी बनी हुई है और आसपास अशोक के ये रानियों से घिरे हुए हैं, और यहीं पर लिखा हुआ है क्या, राणेय अशोक। इसका मतलब क्या है, राजा अशोक। चलिए, आज के तथ्य में हम लोग बात करेंगे अभी अभी हाल ही में क्या हुआ है। जो डीपीआईआईटी है यानी कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसने हाल ही में क्या जारी करा है, स्टार्टअप इंडेक्स निकाला है। अब ये जो स्टार्टअप इंडेक्स निकाला है, इसमें भारत के राज्यों और भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको इन्होंने क्या करा है, रैंकिंग देने का प्रयास करा है। जाहिर सी बात है, हमारे देश में जो स्टार्टअप है, इस स्टार्टअप पारितंत्र को, इसका काम है विकसित करना। अब ये राज्यों को जब रैंकिंग देते हैं तो जाहिर सी बात है राज्यों के बीच में बढ़ती है प्रतिस्पर्धा। उन लोग के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी कि एक्स आगे रहेगा, वाई आगे रहेगा। देखिए, लोगों के पास आइडियाज होते हैं, परंतु कौन सा राज्य लोगों की हेल्प करता है, उनको ऐसा अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देता है, उनको पैसे देता है, फंडिंग देता है, टेक्नोलॉजी देता है, उस नवाचार को, उस आइडिया को एक सुचारू रूप देने के लिए। वाई कितनी मदद करता है लोगों की, जितना स्टार्टअप को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे उतना नवाचार हमारे भारत देश में उत्पन्न होगा, और यही किस चीज की पहचान बनाएगा, आत्मनिर्भर भारत की। जो हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, उसको पाने का एक तरीका है कि हम भारत के राज्यों में स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है, जो पारितंत्र है, उसको कितना अच्छा कर सकते हैं। हम देश के नागरिक को, यदि उसके पास कोई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आइडिया है परंतु वो नहीं कर पाता, किसी संसाधनों की कमी से, पैसे की कमी से, टेक्नोलॉजी की कमी से, उसके पास कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, या डिजिटल सर्विसेज नहीं है, या ऐसा जो अवसंरचना है उसको ऐसा इकोसिस्टम नहीं है, तो वो सारी चीजें राज्य सरकारें अपने नागरिकों को कितनी अच्छे से मुहैया करा पाती हैं, इस चीज को इस स्टार्टअप इंडेक्स में निकाला जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये जो इंडेक्स निकाला गया है तो उसमें जो रैंकिंग दी गई है, उस रैंकिंग में 5 क्षेत्रों में इन राज्यों को बांटा गया है। मैं आपको यहां पर लिस्ट दिखा देता हूं, ये पीआईबी से निकाली हुई लिस्ट है, आप भी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। जो बेस्ट परफॉर्मर है, बेस्ट परफॉर्मर को यहां पे क्या बोलते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य। इसमें सबसे पहला रैंकिंग किसकी आई है, गुजरात की आई है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कर्नाटका है। दूसरा, अगर उत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्यों की बात करेंगे तो यहां पर टॉप परफॉर्मर जो है वो किसको दिया गया है, केरला राज्य को दिया गया है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तीसरा अग्रणी राज्य है, अग्रणी राज्य को लीडर्स बोलते हैं, तो अग्रणी राज्यों में सबसे टॉप किसने करा है, असम ने करा है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर बात करें आकांक्षी अग्रणी राज्य जिसको कि एस्पायरिंग लीडर्स बोलते हैं, उसमें छत्तीसगढ़ ने टॉप किया हुआ है। तो यहां पर एमपी की रैंकिंग कितनी है, तीसरी रैंकिंग है, तो इसको भी याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की चौथी रैंकिंग है। पांचवी जो श्रेणी आती है वो आती है उभरते हुए स्टार्टअप पारितंत्र वाले राज्य, यानी कि ऐसे राज्य जो पहले इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देते थे परंतु उन्होंने अब इस चीज की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। इमर्जिंग स्टार्टअप में आंध्र प्रदेश जो है वो पहले नंबर पर है और बिहार सेकंड नंबर पे है। तो जो बीपीएससी का एग्जाम देंगे या बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वाला रैंक। तो ये था आज के तथ्य में स्टार्टअप पारितंत्र के समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग। ये याद रखिएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, और सबसे इंपॉर्टेंट कि उसके अंदर का कौन सा विभाग निकालता है, तो डीपीआईआईटी निकालता है। तो आज के सत्र में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।